दुनिया में बहुत से ऐसे राजा हुए जिन्होंने तलवार के जोर से लोगों पर राज किया, लेकिन इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा राजा भी था जिसने तलवार को छोड़ राज करने का एक नया तरीका निकाला। आज लोग उनको अशोका द ग्रेट के नाम से जानते हैं। अशोक वदना नाम के सूत्र में किस्सा है कि एक बार जय नाम के छोटे से लड़के ने आकर बुद्ध को एक कटोरा मिट्टी दी। ये देखकर बुद्ध मुस्कुराने लगे। बुद्ध को मुस्कुराते देखकर उनके शिष्य आनंद ने उसकी वजह पूछी तो बुद्ध ने कहा कि ये छोटा लड़का अपने अगले जन्म में पाटलिपुत्र का राजा बनेगा और दुनिया के चारों कोनों में बुद्धिज्म धर्म फैलाएगा। मौर्य एम्पायर की शुरुआत 320 बीसी में तब हुई जब 20 साल के ब्राइट यंग लीडर चंद्रगुप्त को चाणक्य नाम के ब्राह्मण ने ट्रेन किया और नंद किंग्स के अगेंस्ट खड़ा कर दिया। चंद्रगुप्त ने एक पड़ोसी राजा की मदद से नंद किंग्स को मार गिराया और मौर्य डायनेस्टी शुरू की। जब चंद्रगुप्त मौर्य बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपना राजपाट अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जैन सन्यासी बन गए। जैन धर्म की रीत के मुताबिक सले खाना का पालन करते हुए खाना पीना छोड़कर अपने शरीर को छोड़ दिया। चंद्रगुप्त के बाद राजा बिंदुसार ने 25 साल तक राज किया और फिर उनके बाद उनके बेटे अशोक ने 273 बीसी में मौर्य एम्पायर की बागडोर संभाली। अशोक अपने गुस्से के लिए बहुत बदनाम था। उसने एक टॉर्चर चेंबर भी बनवाया जहां वो लोगों को उसकी बात न मानने पर यातनाएं देता था। गुस्से में आकर कई बार उसने अपने राज दरबारियों का भी सर कलम करवा दिया। ये सब देखकर लोग उसे चंड अशोक बुलाने लगे। राजा बिंदुसार के मरने के बाद सबसे बड़ा सवाल था अब राजपाट कौन चलाएगा, क्योंकि राजा बिंदुसार के करीब 100 बेटे थे। लेकिन अशोक ने अपनी चालाकी और एक मंत्री की मदद से अपने सारे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, सिर्फ एक को छोड़कर, और खुद बन बैठा मौर्य डायनेस्टी का तीसरा राजा। 273 बीसी में सिंहासन संभालने के फौरन बाद अशोक ने कोई बड़ी लड़ाई नहीं की, सिर्फ सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में छोटे मोटे बागियों का सफाया कर दिया ताकि मौर्य डायनेस्टी का दबदबा बना रहे। पर्शिया और सदर्न इंडिया तक फैलने के बाद सेंट्रल ईस्ट इंडिया में सिर्फ कलिंग ही अकेला राज्य बचा था जहां मौर्यन एम्पायर का झंडा नहीं लहराता था। राजगद्दी पर बैठने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग का रुख किया। इतिहासकारों का मानना है कि कलिंग की बढ़ती हुई सेना और फॉरेन रिलेशन इस लड़ाई की वजह बने, जबकि कुछ का कहना है कि अशोक के सौतेले भाई विता अशोक मौर्य डायनेस्टी छोड़कर कलिंग के साथ हो गए थे और ये बात अशोक को बर्दाश्त नहीं हुई। लड़ाई करने से पहले अशोक ने अपने राजदूतों को कलिंग भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। फिर अशोक ने अपने कमांडर्स को जंग के लिए भेजा। जब अशोक के कमांडर्स को बुरी तरह कलिंग की सेना ने हरा दिया तो उस हार से तिलमिलाकर अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर डाली। दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाइयों में एक है कलिंग वॉर। इस बैटल में दोनों तरफ के करीब 1 लाख लोग मारे गए और करीब 1.5 लाख लोग घर से बेघर हो गए। इतना खून खराबा हुआ कि वहां से बहने वाली दया नाम की नदी में पानी की जगह खून बहने लगा। जीतने के बाद जब अशोक अगले दिन दौरे पर गया तो वहां का नजारा देखकर सन्न रह गया। हर तरफ जलते घर, लाशों के अंबार, भूख से बिलखते बच्चे। एक औरत जिसका पूरा परिवार लड़ाई में उजड़ गया था, सम्राट अशोक से कहने लगी कि उसकी जान भी ले ली जाए क्योंकि उसके पास जीने के लिए कुछ नहीं बचा है। उस वक्त अशोक को अपने पापों का एहसास हुआ और वो रोने लगा, खुद से बातें करने लगा। ये मैंने क्या किया? ये मेरी जीत है या हार? ये न्याय है या अन्याय? अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने लगे और चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए। उन्होंने अपनी जनता की सुरक्षा और शांति को अपना मकसद बना लिया और कसम खाई कि वो अब सिर्फ आत्मा पर जीत हासिल करेंगे, ना कि किसी राजा और उसकी जमीन पर। उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया और सबसे विनती की कि वो भी शाकाहारी हो जाएं। आम आदमी की मदद के लिए अशोक ने पूरे राज्य में गवर्नर्स और एजेंट्स नौकरी पर रखे ताकि वो जांच पड़ताल करते रहें कि लोग खुशहाल हैं। ये वक्त मगध के लिए काफी शांतिपूर्ण और समृद्ध था। अशोक ने अपने मिशनरीज को बुद्धिज्म फैलाने के लिए कश्मीर, नॉर्थ वेस्ट, पर्शिया, इजिप्ट और ग्रीस तक भेजा। यही नहीं, अपने बेटे महेंद्र को भी उन्होंने श्रीलंका भेजा ताकि वो वहां उस वक्त के राजा देवनमपिया टिस्सा को बुद्ध का मैसेज पहुंचा सकें। बहुत जल्द ही राजा ने अपना धर्म बदल लिया और बुद्ध के बताए रास्ते पर चलने लगा। महेंद्र का मिशन काफी सफल रहा। उसने राजा की बहू प्रिंसेस अनुला को भी कन्वर्ट कर दिया, लेकिन रिचुअल्स के लिए महेंद्र ने अपनी बहन संघमित्रा को बुलवाया। संघमित्रा अपने साथ छोटा सा बोधि ट्री लेकर गई जो आज भी अनुराधापुरा में मौजूद है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना बोधि ट्री है। संघमित्रा के श्रीलंका जाने से वहां पर भिक्खुणी संघ यानी कि बुद्धिस्ट नन्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो बुद्धिस्ट फीमेल मोनास्टिक ऑर्डर के बराबर समझा जाता है। अशोक जब प्रिंस थे तो उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें विद्रोहियों से लड़ने के लिए उज्जैन भेजा। वहां लड़ते लड़ते वो घायल हो गए और उनकी देखरेख की
बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स ने। पहली बार उज्जैन में ही अशोक को बुद्ध की टीचिंग्स और लाइफ के बारे में पता चला। यहीं उनकी मुलाकात हुई देवी नाम की एक लड़की से, जो उनकी पर्सनल नर्स थी और बुद्धिस्ट थी। यही लड़की आगे चलकर अशोक की पहली पत्नी बनी। महेंद्र और संघमित्रा उन्हीं की संतान थे। अपने जीवन के आखिरी सालों में अशोक ने राजयोग से अपना सारा ध्यान हटाकर साधना में लगा दिया और करीब 40 साल रूल करने के बाद 232 बीसी में उनकी डेथ हो गई। कई मायनों में अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह थे। उन्होंने पूरे भारत को एकजुट किया और अपने अंत का समय धर्म को समर्पित कर दिया। ये पूरी कहानी शायद हमें कभी पता भी न चलती अगर अशोका के एडिक्ट्स पिलर्स इस महान सम्राट की कहानी के सूत्रधार बनके खड़े न होते। अशोका के एडिक्ट्स आज भी भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैले हुए हैं। वाराणसी के पास चूनर नाम की जगह पर इनको बनवाया गया था और फिर दूर दूर तक ले जाकर इनकी नींव रखी गई। ज्यादातर एडिक्ट्स पर ब्राह्मी में लिखा हुआ है। ये एडिक्ट्स इतने साल तक इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि इन्हें पत्थर पे लिखवाया गया था। इन एडिक्ट से हम तब की आर्टिस्टिक और टेक्नोलॉजिकल जीनियस का अंदाजा लगा सकते हैं। आज इनमें से 10 खंभे सलामत हैं। इन खंभों पर कैप्ट शेर, बुल, लायन इंडियन आर्ट के मास्टरपीसेस हैं और प्रेजेंट डे इंडिया का एम्ब्लम भी। मगध दुनिया का पहला राज्य था जिसमें न सिर्फ लोगों की सेफ्टी बल्कि वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट कंजर्वेशन भी किया जाता था। शिकार की आजादी नहीं थी, सभी को अपने धर्म पर चलने की छूट थी और सब में सद्भावना और शांति बनाकर रखना राज्य की जिम्मेदारी थी। कह सकते हैं अशोक ने भारत को उसकी गोल्डन एज तक पहुंचाया था। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.